Hello friends, this is Ranjana Mishra. Today I will discuss about child development and pedagogy previous year paper of CT December 2019. ओके, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। कल हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, यानी उन्हें संबोधित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। नहीं, हम रोट लर्निंग नहीं करवा सकते। ओके। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। नहीं, हम एक तरह से बच्चों को नहीं सिखा सकते क्योंकि उनके सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए टीचर को उनके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना चाहिए, उनके अपने तरीकों को चेंज करना चाहिए। ओके। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, अत्यधिक लिखित गृहकार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। नहीं, ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। यहाँ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सशक्त बनाना, यानी जो बच्चों के कुछ क्वालिटीज़ होती हैं ना जिनको अच्छी होती, मतलब वो उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको सशक्त बनाना, उनका डेवलपमेंट करना एंड उनकी कमजोरियों का विश्लेषण करना, और किस फील्ड में वो कमज़ोर है उनका विश्लेषण करना और उनका रीज़न पता करना कि ये क्यों है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 17वां है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। इसमें क्रिएटिव लर्नर्स के बारे में पूछा है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हम अपसारी चिंतन पर बल देकर देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। नहीं, हतोत्साहित हम कर नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन है हमारा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ये भी हमारा सही लग सकता है, इसको हम छोड़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। नहीं, हम किसी चीज़ को हतोत्साहित कर देंगे तो वो लोग सीखेंगे कैसे। ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमारा पहला और तीसरे में है, तो इसमें हमारा तीसरा ज़्यादा बेस्ट है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा उनके मूल विचारों को महत्व देकर। ओके, उनके ओरिजिनल जो आइडियाज़ होते हैं उनको इंपॉर्टेंस देकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 18वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ओके, पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। नहीं, परीक्षण की संख्या बढ़ा के हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन है हमारा, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। नहीं, हम भौतिक पुरस्कार, ऐसे तो बच्चे सोच लेंगे कि हम सिर्फ हमको कुछ मिलेगा इसलिए हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये फिजिकल तो हमारा होगा ही नहीं कि। ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि का अपनाना। नहीं, केवल व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ा सकते। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। ओके, पहला ऑप्शन है हमारा, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। नहीं, हम समाधान के मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे किस फील्ड में सही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, तो उसको तो मूल्यांकन करना जरूरी है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा, क्रियात्मक अनम्यता, यानी एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। नहीं, हम केवल परंपरागत वर्ग से नहीं चल सकते। ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा, प्रतिक्रिया निर्धारण, यानी समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रखना। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एक आयाम में हमको कई तरीके से बच्चों को पढ़ाना होता है। ओके, तो हम एक ही आयाम को में सीमित होकर नहीं पढ़ा सकते, उनको नहीं सिखा सकते कोई चीज़। ओके, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, साधन साध्य विश्लेषण तथा समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अनेक भाग में डिवाइड करके उसको समझाना और समझना। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले, तो इसमें अगला 20वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। देख लेते हैं। सेकेंड, तो ये तो इसमें नहीं बताना है ना, तो ये तो है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है
प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है हमारा संवाद एवं परिचर्चा, नहीं ये तो करना ही आवश्यक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं हम नॉलेज को हर बार फोकस नहीं कर सकते कि वो उसको दोहराएं हर बार। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, मैं ये गलत हो मैंने लगा दिया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं, यानी कि जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पीछे बैठ के बातें करते रहते हैं, तो उस टाइम शिक्षक को क्या करना चाहिए। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेगा, नहीं हम ये ऐसा नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन है हमारा पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, नहीं हम बार बार डांट देंगे तो वो तो एकदम वो हो जाएंगे, वो अपनी समस्या हमारे सामने लाएंगे ही नहीं। ओके, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, यही हमारा आंसर लग रहा है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले में क्या है, उन्हें गृहकार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, नहीं हम उनके वर्कशीट दें होमवर्क दे देंगे इतना, नहीं ये तो हम नहीं कर सकते कि वो पता चला हम इतना वर्क दे दिए कि कल से वो विद्यालय ही ना आए या फिर किसी और से अपना होमवर्क करा के लाएं। ओके, तो ये भी हम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है हमारा 22वां है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि इसमें कह रहा है कि एक टीचर को किसी बच्चे को जब पढ़ाना है, नया बच्चा है विद्यालय में आया है, तो हमको टीचर को क्या पहले पता करना चाहिए कि बच्चे को जब ज्ञान दे तो वो उसको मतलब सही तरीके से दे और सरल लगे बच्चे को, यानी टीचर को भी आसान हो और बच्चे को भी आसान हो समझने में। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, यही हमारा राइट लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा अनुबंधन, नहीं ये नहीं होगा। थर्ड है हमारा दंड नहीं होगा हमारा। और फोर्थ ऑप्शन है यथावत याद करना, यानी रोट मेमोराइजेशन, ये भी हमारा नहीं हो सकता। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों के हम पहले बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान को समझेंगे, उसकी किस क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है, किस लेवल तक आती है, उसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 23 है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। ओके, सेकेंड ऑप्शन है हमारा बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, नहीं बच्चों के विचारों को हमें मानना चाहिए, मतलब कि उनके एक्सेप्ट करना चाहिए उनके विचारों को। ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, नहीं ये भी नहीं है कर सकते। ओके, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना। ओके, तो आंसर हमारा 23 का फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला हमारा 24 है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। ओके, हमें बताना है कि कॉग्निशन और इमोशन के बीच रिलेशनशिप कैसी होती है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड है हमारा एक दिशी, यानी कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, हाँ प्रभावित करते हैं लेकिन एक दिशा में नहीं करते हैं। ओके, तो ये इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक दिशी, यानी संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है लेकिन एक दिशा में नहीं करता, मैंने कहा ना दोनों लोग एक दूसरे को करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्विदिशी, यानी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ओके, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विदिशी, यानी दोनों लोग प्रभावित होते हैं, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ओके, और दोनों दिशाओं में, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला हमारा 25 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ओके, इसमें बताना है कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी की अभिरुचि को, हाँ ये भी सही लग रहा है। सेकंड है हमारा विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य रहेगा तभी तो बच्चा का मानसिक डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके, तो ये भी हमारा सही लग रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारा शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, हाँ जो हमारी पेडागोजी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, उनके आधार पे हम बच्चों को अच्छे तरीके से मतलब सिखा सकते हैं, तो ये भी हमारा सही लगता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी हमारा सही, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 26 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें कहा गया है कि ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक इम्पोर्टेंस, यानी कि
मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, महत्वपूर्ण पहलू पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ओके, और सेकंड ऑप्शन है हमारा लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, तो ये हमारा होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है हमारा पुरस्कार एवं दंड, नहीं ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, नहीं ये भी हमारा नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं बच्चे के सार्थक ज्ञान को का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ओके, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला 27 है हमारा, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है। ओके, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा अधिगम के प्रति भौतिकवादी वृत्ति, यानी कि वो फिजिकल अवार्ड के लिए करता है। एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, नहीं ये भी नहीं होगा। इसमें ये वो है कि वो बार बार गतिविधि को करने का निर्णय लेता है ताकि उसे कोई स्टार मिले, ओके, बैज मिले प्राप्त करने के लिए। ओके, और थर्ड ऑप्शन है हमारा पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि को लगे रहना, नहीं ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, नहीं ये भी नहीं है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति, वो सोच रहा है कि मुझे अवार्ड मिलेगा इसलिए मैं वो कार्य करूँगा। ओके, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 28 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज। ओके, पहला ऑप्शन है या विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है, नहीं इक्वल नहीं है। ओके, सेकंड ऑप्शन है हमारा समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या एक सामाजिक संरचना हो सकता है, ये हमारा सही लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। अगला है हमारा यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना, नहीं बच्चे को दुष्ट रूप नहीं पैदा होते हैं। ओके, दुष्ट रूप से। फोर्थ ऑप्शन है हमारा यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, केवल इन्वायरमेंट नहीं होता। ओके, उनके गुण को निर्धारित करने के लिए, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि समकालीन सामाजिक जो संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा गया है कि यह एक सामाजिक संरचना है। ओके, बाल्यावस्था की अवधारणा एक सामाजिक संरचना है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताना है। ओके, हमें मिडिल चाइल्डहुड की विशेषता बतानी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, नहीं हमारी मिडिल चाइल्डहुड में हमारा जो विकास होता है, फिजिकल विकास भौतिक विकास होता है, वो मतलब हल्का रुक जाता है, तेज गति से नहीं होता। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड है हमारा अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना। ओके, नहीं ये भी नहीं, अमूर्त तो हमारा उतने 11 से 13 वर्ष की अवस्था में हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारा मिडिल चाइल्डहुड में नहीं आएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा उन्हें तार्किक एवं अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देना, ये हमारा सही लग सकता है, जिसको छोड़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है, नहीं ये भी नहीं लग रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि बच्चे तार्किक एवं अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, यानी जो 7 से 11 वर्ष की एज होती है, इसमें बच्चे तार्किक रूप से अमूर्त रूप से सोचते हैं। ओके, अमूर्त रूप से नहीं सोचते, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियाँ हैं, हमें बताना है। ओके, यानी फैमिली एंड जो नेबरहुड है वो बच्चों के सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मनोवैज्ञानिक एजेंसी, नहीं ये नहीं है हमारी। सेकंड है हमारी प्राइमरी एजेंसी, हाँ ये हमारी है, क्योंकि फैमिली जहाँ आ गई वहाँ हमारी प्राइमरी एजेंसी होती है किसी बच्चे के समाजीकरण के लिए। ओके, इसलिए आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा मध्य एजेंसियाँ, नहीं मिडिल एजेंसियाँ नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्वितीयक एजेंसियाँ, ये भी नहीं होगा हमारा द्वितीयक एजेंसियाँ। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, यानी कि प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं परिवार एवं पास पड़ोस किसी बच्चे के समाजीकरण के लिए प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।